बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। पाठ 8 तक मैंने पढ़ा दिया है। आज की बारी है पाठ 9 की, चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची जो कहानी है वास्तव में एक सेठ और एक चिड़िया के बच्चे के ऊपर आधारित है, परंतु सिर्फ चिड़िया की बच्ची और एक सेठ के ऊपर आधारित ये कहानी न होकर एक सीख भी लेकर आती है, और वो सीख ऐसी है जो समाज हित, जनहित के लिए है। आज के दौर में हम ये मानते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, और उसके पीछे का कारण है लोगों की सोच, उनका रहन सहन, उनका खान पान वगैरह। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये माना कि सेठ और चिड़िया की बच्ची के माध्यम से उन्होंने समाज के तमाम ऐसे रहन सहन, रीति रिवाजों को भी दिखाने की कोशिश की है कि समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी स्थान पर अगर किसी को अकेला पाते हैं तो उसे 10 तरह की बातें बता करके फुसलाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने चिड़िया की बच्ची की कहानी में एक नन्ही सी चिड़िया की बच्ची जो अपने घर से काफ़ी दूर पंख खोलने के विचार से उड़ते उड़ते आकर एक सुंदर बगीचा देखती है, तो वहाँ बैठ जाती है। और बैठ जाने का नतीजा ये है कि जो वो कोठी रहती है वो संगमरमर की सुंदर कोठी होती है और माधवदास नामक सेठ की है। माधवदास जब उस नन्ही से चिड़िया को फुदकते वहाँ देखता तो बड़ा खुश होता है। उसे वो चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। अब वो चाहता है कि इस चिड़िया को मैं किसी तरह पकड़ लूँ और अपने जीवन में जो अकेलापन है मैं उसे मन बहला सकूं। तो अगर देखा जाए तो पक्षियों को कैद करने के पीछे जो भावनाएं होती है उस पर भी इनका विचार रहा हो। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने दिखाई हैं। तो माधवदास क्या करता है कि माधवदास ने उस चिड़िया को बहलाने फुसलाने का काम किया और किसी भी तरीके से उसे बहलाते फुसलाते अपने वश में करना चाहता है। हालांकि चिड़िया की बच्ची भी बहुत समझदार है, छोटी होते हुए भी, नन्ही होते हुए भी उम्र में काफ़ी भोली भाली है। तो उसने ये माना कि उसे वो काम नहीं करना चाहिए जो उसके माता पिता ने रोका हो। यानी चिड़िया की बच्ची को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो अपनी माँ के लिए ज़्यादा परेशान है। सेठ उसे तरह तरह के लालच देता है, तरह तरह की बातें बताता है, मगर वो कुछ नहीं सुनती है। बस उसे ये याद आता है कि नहीं, उसे तो अपने घर में ही सुकून मिलता है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब देख लेता है सेठ कि अब तो ये चिड़िया यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, तब वो अपना शिकंजा और कस देता है। अपने शिकंजे को ऐसा कस देता है कि वो उसी में उलझ के रह जाए और यहाँ से जा ना पाए। तो ये बहुत बड़ी सी चीज़ है। माधवदास को आज के समाज के लोगों का प्रतीक बनाया है और उस भोली अनजान चिड़िया को ये दिखाया गया है कि हमारे समाज के वो नन्हे भोले बच्चे हैं जो किसी कारण से यदि अपने घर से दूर दराज क्षेत्र में भटक जाते हैं तो हमारा और आपका कर्तव्य होता है, पुलिस का कर्तव्य है कि हम उस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। तो अभी मैंने इससे पहले आपको कहानी पढ़ाई थी पापा खो गए। उसमें भी ऐसी ही कुछ समस्या थी कि एक व्यक्ति उसे उठा ले जाता है और कई सारे निर्जीव व्यक्ति मिलकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं, जबकि बच्ची को अपना घर का पता, बाकी चीजें कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसी स्थिति में भी वो बच्ची के पिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। माध्यम कुछ भी हो, पढ़े लिखे थोड़े से लोग को दिखाया गया है, सजीव लोग भी कुछ थोड़े से दिखाए गए हैं,
तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि उसको धोखा भी दिया जा सकता है। तो यहाँ चिड़िया की बच्ची में भी ऐसे ही मिलती जुलती सी कहानी है कि वो देखते हैं कि इसको तो बहलाने फुसलाने वाले तमाम लोग इसके अगल बगल मंडरा रहे हैं। तो चिड़िया की बच्ची सतर्क हो जाती है और बार बार वो कहती है कि मैं गलती से आ गई हूँ, अब दोबारा नहीं आऊंगी। लेकिन सेठ माधव दास को का मन तो उस चिड़िया पे ललच गया था। बस वो सोच रहा था कि किसी भी तरह से चिड़िया मुझे प्राप्त हो जाए। तो यही छोटे से हिस्से में मैंने कहानी का सारांश आपको समझाया। अब मैं कहानी पढ़ते हुए आपको समझाती हूँ। तो कहानी शुरू करती हूँ। इस प्रकार है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत खुलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। अब चूंकि वो माधव दास बहुत बड़े सेठ हैं और उनकी बहुत आलीशान संगमरमर की कोठी है, उसके सामने बहुत सुहावना सा बगीचा लगा है। मतलब कोठी इतनी आलीशान है कि जिसमें सामने खुला स्थान है, बहुत बड़ा बाग बगीचा लगा है जिसमें फव्वारे हैं। तो बाग बगीचा लगवाना उनकी शौक थी क्योंकि वो कला प्रेमी थे। उनको प्राकृतिक सुंदरता, सौंदर्य का वर्णन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। और सबसे बड़ी बात कि कोई व्यसन छू नहीं गया था। व्यसन कहते हैं किसी तरह का नशा। यानी वो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते थे। नशा करने के लिए लोग बहुत सारी चीजों को प्रयोग में लाते हैं। तो कोई उनको बुरी आदतें, नशा का मतलब इसको व्यसन को आप बुरी आदतों से ले सकते हैं। तो कोई भी बुरी आदत उनको छू नहीं गई थी। पैसा बहुत था, संगमरमर की कोठी थी और धन की कोई कमी भी नहीं थी। धन की कमी नहीं थी, कोई व्यसन था नहीं, तो उसमें भी पैसे नुकसान करते। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे, कला प्रेमी थे, सुंदर अभिरुचि के आदमी थे। उनकी पसंद बहुत सुंदर थी। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब उन्हें सजा संवरा हुआ बागीचा जिसमें फव्वारे लगे हों, खूब सुंदर वातावरण हो और उससे पानी निकल रहा हो, खिले खिले फूल हो, महकती से सुगंध वाला बाग हो पूरा, तो उन्हें इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती थी। समय भी उनके पास काफी था और ऐसा नहीं है कि समय उनके पास ना रहा हो। समय उनके पास बहुत था। समय उनके पास बहुत था
वो शाम के वक्त वहीं बैठ जाते थे। फव्वारे में से पानी निकलता रहता था, उन्हें खूब अच्छा लगता था। समय भी उनके पास था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती तो आसमान में कई रंग हो जाते। जब शाम के वक्त वातावरण बहुत सुहावना लगता तो बाग बगीचों में टहलना, घूमना, देखना बहुत अच्छा लगता है, सबको लगता है। तो ये लगता है कि बहुत मन प्रसन्न हो गया वहाँ के वातावरण से। तो उन्होंने वो भी सोचा। उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, जब दिन की गर्मी ढल जाती तो आसमान नीला, पीला, लाल, कई रंगों का ढलता हुआ वक्त रहता दिखाई देता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बगीचे में बैठते। तब सेठ साहब क्या करते कि कोठी के बाहर जो बगीचा था उस बगीचे में एक तख्त डलवा लेते, चौकी तख्त डलवा करके, और आराम से मसनद लगा के उसके सहारे यूं लेट करके प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लेते रहते। क्योंकि वातावरण अच्छा होता है तो मन भी अच्छा होता है। और उस वातावरण को देख करके जब इतना सुंदर बगीचा लगा हो, फूल की सुगंध हो और वातावरण बिल्कुल ठंडा हो, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है तो ये लगता है कि ये जब सुकून वाली जगह है। तो वो भी अपना तखत डलवा के रोज शाम को वहीं बैठते, निहारते, मतलब निहारना मतलब देखना, प्राकृतिक छटा, प्रकृति की छटा निहारते। निहारते मतलब देखते, टकटकी बांध कर देखते। तो टकटकी बांधे हुए वो देखते वहां, मानो उनके मन को तृप्ति मिलती। संतुष्टि, संतोष जिसको कहते हैं। तो मानो उनको तृप्ति, संतुष्टि मिलती, बड़ा अच्छा लगता, उन्हें लगता कि कितनी सुंदर जगह है और उन्हें बहुत आराम मिलता था उस जगह पर। और वहीं वो अपने मित्रों के साथ बैठकर विनोद चर्चा, हंसी मजाक, विनोद चर्चा भी कहते हैं हंसी मजाक के लिए। विनोद चर्चा का मतलब हंसी मजाक। तो इतने सुहावने वातावरण में, इतने अच्छे मौसम में वो क्या करते कि वहां पर बैठ करके विनोद चर्चा करते, हंसी मजाक करते, मित्रों के साथ समय व्यतीत करते। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास रखे फरसी होके की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते। तो उन्होंने कहा कि अगर मित्र नहीं आते तो वो क्या करते, वहाँ बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और अपने ख्याल को इधर उधर दौड़ाते हुए कुछ कुछ बातें सोचते रहते और वहाँ के छटा, वहाँ का सौंदर्य जो है उसे निहारते रहते। और धीरे धीरे संध्या को स्वप्न की तरह वो बिता देते। और ये प्रक्रिया उनकी रोज की रहती कि वो किस तरह से वहां समय व्यतीत करते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। अब उन्होंने कहा कि आज कुछ बादल थे, यानी वातावरण में कुछ
आसमान में बहुत चटकीली धूप न होकर कुछ वातावरण में बादल थे, लेकिन घटाएं छाई हुई थी। बहुत सुंदर लग रहा था। धूप का प्रकाश उनसे छन कर आ रहा था और हल्की फुल्की धूप भी थी, और हल्की फुल्की धूप के माध्यम से वो धूप जो है उन बादलों के बीच से छन करके आ रही थी। और माधवदास वहां मसनद लगाए हुए आराम से बैठे हुए थे। और उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, मतलब जिंदगी का समस्त सुख, जो समस्त सुख कहते हैं, हर प्रकार का सुख उन्हें मिल चुका था। और हर सुख के बाद भी उनके मन में एक अकेलापन, एक खालीपन था। पर जी भर भी कुछ खाली सा रहता। सब कुछ प्राप्त करने के बाद अच्छी कोठी, बंगला, नौकर चाकर, बाग बगीचा, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कहीं एक सूनापन था, कहीं एक खालीपन था। अब उस खालीपन को जब वो देखते तो उनका मन उदास हो जाता। इसी उदासी को दूर करने के लिए वो अपनी तखत को जाकर के चौक खुली जगह पर लगवा देते, और मित्र आ जाते तो ठीक, नहीं तो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वो सारी चीजों को निहारते, देखते रहते। तो सेठ माधवदास सेठ थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। कोठी बंगला, नौकर चाकर सब तो उनके पास था। तो वो आराम से वक्त पर बैठ करके, आराम से तखत के ऊपर बैठ के गुड़गुड़ाते रहते, हुक्का टाइम बिताते, समय व्यतीत करते। तो आगे बढ़ रहे हैं। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अब कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि एक दिन वो बैठे हुए थे, इसी तरह ख्यालों में डूबे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आ रही है और गुलाब की डाल पर जाकर बैठ गई है। एक नन्ही सी चिड़िया गुलाब की डाल पर बैठ गई, और ये सारी चीजें देखते देखते माधवदास को लगा कि चिड़िया तो बहुत सुंदर है। अब उस संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। अब चिड़िया का सौंदर्य वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा कि चिड़िया वास्तव में बहुत सुंदर थी। गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी, पंख ऊपर से चमकदार और स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। अब चिड़िया के सौंदर्य का वर्णन पहले हुआ कि उसकी गर्दन कैसे थी, लाल थी। अंडरलाइन कर लीजिए आप। गर्दन उसकी बिल्कुल लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली थी। अब गुलाबी और नीला यानी इतने सुंदर रंग की थी कि गर्दन लाल, फिर पंखों तक आते तरफ उसके पंख गुलाबी और थोड़े से नीले थे। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। अब चिड़िया का शब्द चित्र अगर आए तो आप यहीं से लिखेंगे कि चिड़िया कैसी थी देखने में, वो नन्ही सी थी, सुंदर सी थी, तो उसके सौंदर्य का वर्णन यहीं से करेंगे। फिर चिड़िया मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं। अब चिड़िया को क्या पता माधवदास की सत्ता की, माधवदास क्या है। उसके लिए, चिड़िया के लिए जो पैसा रुपया आदि जो चीजें थी उनका महत्व तो नहीं था। उसके लिए सुख, चैन और आराम ही बहुत बड़ी चीज थी। खुले वातावरण में घूमना, पंखों को फैलाकर फुड़फुड़ाते हुए आना जाना, और कहीं कुछ खा पी करके फिर वापस अपने घोंसले में चले जाना। तो उसके लिए इन सब सत्ता वगैरह का क्या मतलब, वो कुछ नहीं जानती थी। अब माधवदास को की सत्ता को जब नहीं जानती थी तो वो क्या करेगी, वो तो चुपचाप आके बैठ ही जाएगी। उसे क्या पता कि उससे गलती हो गई, उसे नहीं बैठना चाहिए था।
और पंख उसके कैसे थे, ऊपर से स्याह कालापन लिए हुए। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। नन्हा सा सिर, छोटी सी शरीर में छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, गर्दन लाल गुलाबी और नीले रंग से मिश्रित, पंख ऊपर से चमकदार और स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी। उसने कहा कि इतनी सुंदर चिड़िया थी कि हर तरह के रंग, हर तरह का सौंदर्य पंखों पर जैसे लगता था कि किसी ने पेंसिल से चित्र बना दिया है। और मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती तो कभी फुदकती। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। अब उसने क्या किया कि उसके पंख स्याह थे, पंख गुलाबी और नीले लाल रंग की गर्दन, चमकता सा रूप, नन्हा प्यारा सा लगता, शरीर पर चित्र विचित्र की चित्रकारी। और उसी में माधव दास का रहन सहन। माधव दास वहीं बैठे बैठे उस चिड़िया के स्वरूप को और उसके फुदकने को, हिलना हिलना कूदना को देख रहा था। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था और ऐसा लगता था जैसे वो थोड़ी देर का भी आराम नहीं करना चाहती है। तो क्या करती, कभी पंखों को हिलाती, कभी गर्दन को हिलाती, कभी फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह बैठ जाती। वह बहुत खुश मालूम होती थी और चूंकि नन्ही चिड़िया थी और घर से बाहर, अपने घोंसले से बाहर इसीलिए निकली थी कि वो पंखों को खोल सके, फैला सके और आराम से खुले वातावरण में थोड़ा विचरण कर ले। तो ये सोच के वो निकली, बहुत खुश थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी और नन्ही सी चोंच, छोटी सी नन्ही, इतनी बड़ी चिड़िया की इतनी छोटी चोंच, और उस चोंच से बैठे बैठे वो आवाजें निकाल रही थी कि हाँ कितना सुंदर वातावरण है, और बड़ी खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। तो वो क्या करती है, अपने छोटी सी चोंच से अपनी आवाज में खूब तरह तरह से बोलती है और बड़ी खुश लगती थी क्योंकि वो इधर उधर फुदक रही थी और फुदकते फुदकते वो बड़ी खुश प्रतीत होती है। तो माधव दास को भी अच्छा लगता है। चिड़िया को तो इसलिए अच्छा लगता है कि उसने अपनी खुली जगह पाई थी। माँ के घोंसले से निकलकर वो इतनी दूर आ गई थी कि उसे यही अच्छा लग रहा था कि वो अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करे, उड़ती हुई जाए और खुली जगह पर बैठे। उसे क्या मालूम कि वो कहाँ आ गई है। तो माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, चंचल। जब माधव दास ने उस चिड़िया को देखा तो उसे लगा कि बहुत मनमानी है, चंचल। अपने मन से सारा काम करने वाली। मनमानी मतलब फुदकती रहना, कहीं इस डाल पे कहीं उस डाल पे, और कहीं भी वो अपने मन से घूमते फिरते रहना, उसी शब्द के लिए मनमानी है। तो मैंने चंचल लिखा है ताकि चंचल का मतलब बहुत स्थिर एक जगह रहने वाली चिड़िया वो नहीं थी। वो फुदकती रहती थी और फुदकते हुए वो सारी चीजों का आनंद लेती थी और माधव दास उसे देखकर आनंद लेता था। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, अपने मन से। शब्द है स्वच्छंद और ता उसमें जो है ता प्रत्यय लगा है, तो स्वच्छंदता हुआ मतलब स्वतंत्रता, आजादी। स्वतंत्रता या आजादी कहते, स्वच्छंद, बिना बंधन के खुलेपन से हर तरह से अपने कार्यों को करने में स्वच्छंद थी, करती थी, घूमती थी, फिरती थी। उसे थोड़ा भी कष्ट नहीं था और
अपने घोंसले से, माँ के घोंसले से निकलकर उड़ती हुई तभी तो आके वो माधवदास के बंगले में बैठ जाती है। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे, और कुछ देर तक वो चिड़िया कभी इस डाल पे फुदक कर बैठती, कभी उस डाल पे फुदक कर बैठती, और माधवदास चुपचाप उसी बागीचे में लेटे हुए तखत पर सारा दृश्य देख रहे हैं, और उन्हें वो चिड़िया बहुत अच्छी लग रही है। तो बड़ी मनमानी भी लगी, बड़ी चंचल लग रही थी, तो उन्हें लगा कि बड़ी स्वच्छंद भी लग रही है। तो कुछ देर तक वो उस चिड़िया के का इस डाल से उस डाल से फुदकना भी देख रहे थे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए, और जब चिड़िया की चंचलता को देखते बगीचे में लेटे लेटे देख रहे हैं, तो वास्तव में वो सब कुछ भूल गए थे पल भर के, क्योंकि उनका जीवन बहुत एकांत से जुड़ा था, अकेलापन था उनके जीवन में, और उस अकेलेपन को जीते हुए उन्हें ऐसा लगता था कि काश ये चिड़िया यहीं रह जाती, तो उनका जो सूनापन जीवन का था वो अच्छा वातावरण उनके जीवन में भी आ जाता। और चिड़िया नन्ही थी, अपनी माँ को छोड़ के वो भला कैसे रह सकती थी। तो ये दिखाया गया है कि जबरदस्ती किसी पक्षी को अगर आप रख लेंगे तो वो पक्षी बेचैन हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देते हैं, कभी कभी मर जाते हैं। तो जो इनका स्वाभाविक स्वरूप होता है कि खुले वातावरण में घूमना चलना, वो इनसे छिन जाएगा। और प्रतीक रूप में ये समाज का भी रूप है। चिड़िया का इस डाल से उस डाल पे थिरकना देखते रहते। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने चिड़िया से कहा, तब चिड़िया को देखते देखते अपना सब कुछ भूल गए। समय उनके पास आराम से था ही, तो अपना सब कुछ भुला बैठे थे। तो मानो चिड़िया में ही सारी खुशी उन्हें मिल रही थी, और सब कुछ भूलकर उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, तुम बड़ी अच्छी आई, मतलब तुम बड़े अच्छे समय पर आई हो। जो वाक्य कहा गया है कि आओ तुम बड़ी अच्छी आई, आओ तुम बड़ी अच्छी आई का मतलब अरे तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो। क्योंकि माधव दास को लगता है कि वो भी अकेला है, उसका जीवन भी बहुत एकांतमय है, उसे भी एक दोस्त की जरूरत थी, एक साथी की जरूरत थी। तो चिड़िया, अगर वो सोचते हैं अगर ये चिड़िया इसी तरह फुदकती चहचहाती हुई मेरे घर में हमेशा हमेशा के लिए टिक जाए, तो मेरा जीवन तो बिल्कुल खुशी से भर जाएगा। लेकिन वो चिड़िया को समझाने का काम करता, और चिड़िया को तो ये सब समझ में आता नहीं है, तो वो इधर उधर फुदकती रहती है, खाती पीती रहती है और घूमती रहती है। उसे बंधन का जीवन उसने कभी देखा ही नहीं था। वो इस समय अपना सब कुछ भूल गए, सब कुछ भुलाकर उस चिड़िया को देख रहे थे। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना है। अब उसने बगीचे की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि वास्तव में तुम्हारा ये जो बगीचा है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और मैंने इसे तुम्हारे लिए ही बनाया है, और जब तक तुम इस बगीचे में ना आओ इसकी सुंदरता बेकार है। आओ तुम बड़ी खुशी आई। तो यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना है, मतलब तुम लोगों के बिना यानी पक्षियों के बिना ये सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तो उसने कहा कि मैंने ये बगीचा वास्तव में तुम्हारे लिए बनवाया है कि तुम इसमें आओ, आराम से रहो, बेखटके, बिना डर के। बेखटके मतलब बिना डर। तो बिना डर के तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। ये बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाया, तुम्हारे बिना ये बगीचा सूना है, बेकार है, इस पे कोई और किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम चाहो तो इसे अपना समझकर यहीं रह सकती है, तो तुम बेखटके यहाँ आया जाया करो। तो अब देखिए कहानी में
माधव दास जो है वो चिड़िया को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये बगीचा इतना सुंदर है, तुम्हारे बिना इस बगीचे की क्या कीमत। तुम यहाँ आओ, आराम से अपना पर खोलो, घूमो फिरो, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही मन से बनाया गया है, तुम्हारे लिए बनाया गया, तुम बल्कि यहीं रह जाओ। इस तरह से कहकर वो चिड़िया से खूब ढेर सारी बातें करता है और उसे फुसलाने की कोशिश करता है। तो इतनी कहानी मैंने आपको बता दी। मुझे उम्मीद है कि इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप स्क्रीनशॉट शब्दार्थ के ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। संभवतः आप ले चुके होंगे या अपनी कॉपी बुक पे लिख लिए होंगे। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं, आगे के अंश को पढ़ाते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में।